नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। प्रतिभाओं का सम्मान करने से समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है तथा जिन कार्मिकों का सम्मान किया जाता है उनकी काबिलियत में भी निखार आता है। ये वक्तव्य शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम राजस्थान दिवस महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन ने कहे। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के रीडर संदीप माथुर को न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता रखने व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तथा भिनाय की व्याख्याता प्रतिभा शर्मा को बतौर व्याख्याता के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। संदीप माथुर वर्तमान में जिला एवं सेशन न्यायालय कोर्ट के वरिष्ठ रीडर के पद पर कार्यरत हैं तथा व्याख्याता प्रतिभा शर्मा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाय में पदस्थापित होकर अंग्रेजी विषय के अध्ययन के साथ साथ विद्यालय के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी के रूप में सुमनेश माथुर, राजस्व सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर पटवार संघ अध्यक्ष विनोद रत्नू, समाज सेवा के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हरीश पेनवाला तथा सदगुरु ग्रुप के एमडी राजा डी ठारवानी का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दीपक झंवर मौजूद रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम की प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक उत्सव मंच के महासचिव राकेश आनंदकर ने बताया कि संस्था के बैनर से प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस समारोह मनाया जाकर जिले की विभिन्न प्रतिभाओं का अभिनंदन किया जाता है। उसी क्रम में शुक्रवार को फिल्मी कलाकार मेघा जाना, हाकम खान की मान प्रस्तुति, सुशीला भाटी टूटी बाजू बंदरी लूम, रजनीश चारण सोनेरी धरती जटे वटे चांदीरो आसमान, महारो गोरबंद नखरालो, रैना एंड पार्टी धरती धोरारी सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मनोनीत सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, संदीप गर्ग, आराधना भार्गव, समाजसेवी गिरीश लालवानी, नरेश भाटिया, प्रकाश जेठरा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे, जिनका अभिनंदन संस्था के पदाधिकारी अध्यक्ष चंद्र नवानी, महासचिव राकेश आनंदकर, स्वागत अध्यक्ष राजीव तोशनीवाल द्वारा किया गया। कि लोकतंत्र को मजबूती देने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। लीडर श्री संदीप माथुर साहब जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप समय समय पर न्यायिक व्यवस्था के लिए नवाचार करते रहते हैं। उत्सव मंच आपको राजस्थान दिवस समारोह में राजस्थान श्री सम्मान से भूषित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। और मुझे जैन साहब बता रहे हैं कि अच्छे साइकिलिस्ट भी हैं। तो जो है वो ये कहा भी जाता है कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। अगले इस सम्मानित प्रतिभाएं हैं एक युवा हस्ताक्षर प्रतिभा शर्मा जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में अंग्रेजी की व्याख्याता हैं। आपके अथक प्रयासों से विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा और अनुशासन का सुंदर वातावरण उत्पन्न किया गया है। अपने नाम के अनुरूप प्रतिभा संपन्न प्रतिभा शर्मा को उत्सव मंच राजस्थान दिवस राजस्थान श्री सम्मान से विभूषित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। देश के कद्दावर किसान नेता और राजस्थान के भागीरथ, किसानों के मसीहा, गुदड़ी के लाल, माटी के लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष प्रो सांवरलाल जाट के जीवन पर व उनके द्वारा किसान कौम के भले के लिए किए गए विशेष योगदान को लेकर और उनके राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक जीवन को लेकर जेवीपी मीडिया समूह राजस्थान के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 200 पेज की जीवनी अभिनंदन ग्रंथ के रूप में तैयार की जा रही है। प्रो जाट के किसान जवान वर्ग को उनके योगदान और जीवन शैली को लेकर विशेष रूप से ये कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत आज उनके पैतृक गांव गोपालपुरा कराटी पहुंच टीम ने शूटिंग कार्य शुरू किया। जेवीपी मीडिया समूह के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा, युवा नेता अशोक जाट कराटी व टीम ने गोपालपुरा पहुंचकर शूटिंग कार्य शुरू किया। 9 अगस्त 2023 को गोपालपुरा में फिल्म रिलीज होगी व पुस्तक का विमोचन होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत को जमानत के मामलों में कठिन जमानत की शर्तें लगाने के प्रति आगाह किया था, जिसका कैदी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये नोट किया गया कि यह जमानत देने के आदेश को नकार देगा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत कैदी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कमजोर कर देगा। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का संविधान स्वतंत्रता पर कोई मूल्य टैग नहीं लगाता है, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने जोर देकर कहा कि जमानत का उद्देश्य इरादे में विकर्षक है, लेकिन अवास्तविक जमानत की मांग प्रभावी रूप से दंडात्मक है। विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत सजा के निलंबन के दौरान अत्यधिक शर्तें नहीं लगाई जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत तय करते समय निचली अदालतों के साथ साथ अन्य एजेंसियों के कर्तव्यों का सारांश इस प्रकार दिया। पहला, अगर कोई कैदी ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो पूर्व में निचली जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकता है। कैदी के समुदाय में सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित भौतिक तथ्यों को आवेदन में बताया जाएगा। दूसरा, इसी तरह डीएलएसए का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह उन कैदियों की स्थिति की जांच करे जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है लेकिन जमानत आदेश के 7 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया है। अगर कैदी जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सलाह दी जा सकती है और इस फैसले के आलोक में जमानत के पुनर्निर्धारण के लिए तुरंत आवेदन करने में मदद की जा सकती है। तीसरा, एक बार जब कैदी इस तरह का आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट इस निर्णय के अनुरूप एक जांच करेगा और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा जिसमें अत्यधिक तेजी के साथ जमानत तय करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार किया जाएगा। चौथा, प्रत्येक ट्रायल कोर्ट कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और फरार होने की संभावना और समुदाय में उसकी जड़ों के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है और उसी के अनुरूप जमानत तय करता है। राज्य प्राधिकरण या अन्य विश्वसनीय एजेंसियां, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे सकता है, तुरंत अपेक्षित विवरण प्रदान करें। पांचवा, अगर कैदी किसी अन्य राज्य से है और स्थानीय जमानत पेश करने में असमर्थ है, तो कैदी के गृह जिले या उसकी पसंद के किसी अन्य स्थान से उक्त जिले और राज्य के सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। छठा, कैदी वकील प्रथम दृष्टया जमानत आवेदन में कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण बता सकते हैं। यह जमानत से संबंधित मुद्दे पर शीघ्र विचार करने की सुविधा प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से ये भी कहा कि जब भी वे सही निर्णय लेने की शाश्वत दुविधा का सामना करें तो महात्मा गांधी के निम्नलिखित के एक उपदेश को याद करें। उन्होंने कहा था, जब भी तुम्हें संदेह रहो या जब स्वयं तुम पर बहुत अधिक हावी हो जाए तो निम्न परीक्षण करो। सबसे गरीब और सबसे कमजोर पुरुष या स्त्री का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो और आप स्वयं से पूछो कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं, क्या वह उसके लिए किसी काम का होगा? क्या उसे इससे कुछ हासिल होगा? क्या यह उसे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण करने के लिए बहाल करेगा? तब तुम अपने संदेहों को पाओगे और स्वयं पिघल जाओगे। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां की। अरविंद सिंह, जो एक कंपनी के कर्मचारी थे जो धोखाधड़ी नीतियों के साथ चल रहे थे, हालांकि उन्हें अपराधों से जुड़े 6 मामलों में जमानत दे दी गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा 6 मामलों में जमानत देने के दौरान कई जमानत की मांग किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार को उनकी गरीबी और उनके खिलाफ स्थापित मामलों के लिए कई जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण कम किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने उसे राहत देते हुए उसके खिलाफ 6 आपराधिक मामलों में एक जमानती दाखिल कर रिहाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने देखा कि जेटीआरआई लखनऊ जैसे कानून के अध्ययन और अनुसंधान में लगे संस्थान को विस्तृत अनुसंधान करके अदालतों के सामने आने वाले विभिन्न जीवंत मुद्दों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत तय करने का मुद्दा एक है जो बार बार उठता है, न्यायालय ने कुछ ऐसे मुद्दों की ओर इशारा किया जिन पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। पहला, कैदियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के सहसंबंध पर अनुभवजन्य अध्ययन और जमानत पेश करने की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले का उल्लेख किया, जो मामले को कल सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और वकील प्रशांत पटेल उमराव ने तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी कामगारों के खिलाफ हमलों के बारे में कथित रूप से झूठी सूचना फैलाने के लिए विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट एफआईआर को जोड़ने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था। सीजेआई ने सहमति व्यक्त की और निर्देश दिया कि मामले को कल सूचीबद्ध किया जाए। उमराव ने कथित तौर पर ट्वीट किया कि बिहार के 15 लोगों को हिंदी बोलने के लिए तमिलनाडु में एक कमरे में लटका दिया गया और उनमें से 12 दुखद मर गए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में स्टालिन के साथ बेशर्मी से बर्थडे पार्टी मनाई। उमराव ने बाद में मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था और मामले में अग्रिम जमानत हासिल की थी।
सीजेआई ने रेखांकित किया, न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के प्रचंड अर्थ में निहित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि प्रशासनिक पक्ष में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को मजबूत संवैधानिक राजनीति द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। सीजेआई ने रेखांकित किया, लेकिन न्यायिक पक्ष में नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के प्रचंड अर्थों में निहित है। उन्होंने कहा, प्रशासनिक पक्ष में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के प्रचंड अर्थ में निहित है और न्यायिक संस्था की वैधता उस विश्वास पर निर्भर करती है जो हम अपने नागरिकों, और वह विश्वास एक कारक और अकेले एक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए पहली और अंतिम पसंद बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक राजनीति, चाहे वह प्रशासनिक या न्यायिक पक्ष में हो, विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता होती है, न कि सार्वजनिक भव्यता की। सीजेआई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई ने आपातकाल के दौरान गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि ये वास्तव में कठिन समय में है कि कठिन न्यायाधीश जा रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब कानून को बुद्धिमानी से लागू किया जाता है और न्यायाधीशों द्वारा व्याख्या की जाती है जो सामाजिक वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होते हैं और दयालु होते हैं, तो यह न्याय को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाता है। हालांकि जब कानून सिद्धांत के बिना चलाया जाता है तो यह मनमानेपन का बोझ उठा सकता है। सीजेआई ने अपने संबोधन में न्याय वितरण में प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में भी बताया। प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग पर सीजेआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी को भारतीय सामाजिक संदर्भ के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा, हमारा डिजाइन सोच उपयोगकर्ता केंद्रित होनी चाहिए और न्यायिक प्रणाली में हमारी प्रक्रियाएं तभी परिणाम देंगी जब हमारे संरचनात्मक डिजाइन में सभी शामिल हों। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए।